नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद पीडीएफ चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट ऋषभ और आज से हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज़। ये हमारा पूरा प्लेलिस्ट हिंदी में रहेगा। जिन विद्यार्थियों को पॉलिटिकल साइंस में हिंदी में खासकर बहुत समस्या होती है, कंटेंट मिल नहीं पाते या क्वेश्चंस वगैरह में बहुत समस्या होती है, तो हम बेसिकली हिंदी में ही पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। एक एक करके सन 2018 से हम शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सन 2018 से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि 2018 से ही हमारा पैटर्न चेंज हुआ और 100 प्रश्न आना शुरू हुए थे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे आज के सेशन में। हम आज 2018 राजनीति शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में नहीं वाले इस टॉपिक पे, क्योंकि नहीं वाले वर्ड पे, क्योंकि जो नया नहीं शब्द है ये अक्सर बहुत फंसाता है। नहीं लिख देगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसमें नहीं लिख के हम स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। पहला ऑप्शन हम देखेंगे, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। उन्हें राजनीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। चौथा है, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीति नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। तो इसमें से चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन सी है, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्री थे, नीति शास्त्र कोई विषय ही नहीं उठता। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, महान भारतीय प्रशासनिक चिंतक कौटिल्य राजनीति अर्थशास्त्र को स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीति नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय नहीं दिया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र उनकी विश्व प्रसिद्ध करती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लगभग 15 अधिकरण और 150 अध्याय हैं, जिसमें प्रथम 5 अधिकरण में राज्य के आंतरिक प्रशासन, 6 से 13 अधिकरण में राज्य के वैदेशिक संबंध और शेष 2 अधिकरण में अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो इसमें चार ऑप्शन है, G.H. सेबाइन, दूसरा ऑप्शन है डनिंग, तीसरा इबारकर और चौथा एबिनस्टीन। तो इसका आंसर होगा मेरे ख्याल से डनिंग। हाँ जी, प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासविद एवं राजनीतिक सिद्धांतकार डनिंग, ये डेट याद रखिएगा, 1857-1922 ने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से इस आदर्श की तस्वीर नहीं देता है कि एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। हिस्टोरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मिडिवल 1902-20 उनकी प्रसिद्ध रचना है। आप इस रचना को जरूर ध्यान रखिएगा, डनिंग की जो ये रचना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा ऐसे आपसे पूछ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मिडिवल किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मिडिवल 1902-20 उनकी प्रसिद्ध रचना है, किसकी? डनिंग की। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। तो इसमें चार ऑप्शन है, सेफालस, थ्रासिमाकस, अरस्तु और लेकोफोन। तो ऑब्वियस बात है, इसको अरस्तु ने कहा। इसका हम देखेंगे इधर, हाँ जी, ऑप्शन सी ठीक है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। प्लेटो आदि की ही तरह अरस्तु भी राज्य का स्वावयवी संस्था मानता है। पॉलिटिकल साइंस उनकी प्रसिद्ध रचना है। अरस्तु ने टेक्नोलॉजी पद्धति को अपनाया,
जिसमें संपूर्ण की कल्पना अंश से पहले ही कर ली जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाता है। संविदा जिनके प्रति हर के पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ अधिकार छोड़ दिए देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते थे। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? संविदा के प्रति हर के पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि राज्य की जो उत्पत्ति हुई, चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, राज्य की उत्पत्ति के समझौते का सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विचारकों की श्रेणी में लॉक एक प्रमुख विचारक थे। ठीक है, लॉक दो समझौते की बात करता है, एक लोगों को आपस में, दूसरा लोगों को संप्रभु से। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे, रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न होती है। गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो इसमें साफ साफ आप सब लोग भी पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन बी ही होगा, डी ही होगा, कि गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। ये उल्टा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी, जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो की एक कृति भी है, द सोशल कंट्रोल 1762, द अर्थ ईमेल, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ये दो बहुत ध्यान रखिएगा, द सोशल कंट्रोल 1762 और द ईमेल उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, इसने कहा था, जैन जैक्स रूसो ने अनुसार का यह कथन सत्य नहीं है कि गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। ठीक है, रूसो ने कला एवं विज्ञान एवं कला के विकास को मनुष्य की नैतिकता का विनाशक बताया है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे, नीचे दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन के रूप में और दूसरे को कारण के रूप में निरूपित किया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, जे.एस. मिल एक इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्था का आधार है। जी.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्था का आधार है। इसका कारण दे रखा है कि इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि एक गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। तो इसमें पहला जो एसोसिएशन है, जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्था का आधार है, ये भी ठीक है। और इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेंगे, जे.एस. मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है, क्योंकि इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसकी गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्था को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है, ऑन लिबर्टी उनकी प्रमुख करती है। सबसे महत्वपूर्ण जिसमें ध्यान रखना एक चीज़ जो लिखा हुआ है, ऑन लिबर्टी एक बहुत प्रमुख कृति किसकी? जे.एस. मिल। जे.एस. मिल की एक बहुत ही प्रमुख कृति है। अभी मैंने पिछला पढ़ा कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मिडिवल 1902 to 20, वो किसकी रचना है? आपको आप देख लेंगे दोबारा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसको पढ़ने के लिए ध्यान में रखा था, तो हो सकता है वो आप दिमाग से उतर गया, इसलिए ध्यान दीजिएगा ज़रा। डनिंग ने जो थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मिडिवल 1902 to 20 उनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है, प्रसिद्ध रचना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, द सोशल कंट्रोल 1762, द ईमेल किसकी प्रसिद्ध कृति है? जीन जैक्स रूसो की। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है।
एक तरफ स्रोत हैं, दूसरे प्रमुख विचारक। तो जैन धर्म, हमको पता है जैन धर्म का वो तो अहिंसा पर ही बल देते थे, ठीक है। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म जो थे उन्होंने किसके बारे में बात की? तो जो वैष्णव धर्म थे उन्होंने दृष्टिकोण की विश्वसनीयता पर बात की। किस पे? दृष्टिकोण की विश्वसनीयता पर। रस्किन और टॉलस्टॉय थे, उन्होंने औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्ट प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार की बात की। प्लेटो ने आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों की बात की, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए का 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म अहिंसा पर बल दिया और वैष्णव धर्म दृष्टिकोण की विश्वसनीयता पर। रस्किन और टॉलस्टॉय ने औद्योगिक सभ्यता व निश्चेष्ट प्रतिरोधों के विचारों के लिए तिरस्कार, और प्लेटो ने कहा आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? तो किसने कर्मयोगी और धर्म को किसने शुरू किया था? इसको शुरू किया था जो है अरविंदो ने। किसने शुरू किया? अरविंदो ने, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, श्री अरविंदो 1872 से 1950 ने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया। द लाइफ डिवाइन, ये ध्यान रखिएगा ज़रा, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री भी उनकी प्रमुख रचनाएं। टोटल 5 रचनाओं की बात की गई है। कर्मयोगी, धर्म, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, ये 5 रचनाएं अरविंदो की हैं। देखिए, प्रश्न पूछ सकता है, रचनाओं पे पूछ सकता है। अगर ये 2018 का प्रश्न है, रचनाओं पे प्रश्न आया है, तो संभवतः भविष्य में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा, द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, कर्मयोगी और धर्म किसकी रचना है? अरविंदो की, ठीक है। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इस ये एसोसिएशन और रीजन का क्वेश्चन है। चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या है। कह रहा है कि एमोन राय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। रीजन है कि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। कह रहा है कि एमोन रॉय थे, उन्होंने मार्क्स जो इतिहास था उसमें भौतिकतावादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए रखा है, ए और दोनों सही। तो कौन सा सही है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। तो पहला जो है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया, ये तो एकदम सही है। क्यों नहीं स्वीकार किया, ये कारण भी सही है, क्योंकि निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, ठीक है। तो इसमें ए और बी, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और रीज़न एसोसिएशन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, भारतीय मनीषी जो थे एमोन रॉय मौलिक मानववादी थे, उन्होंने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। जबकि रॉय मूलतः व्यवहारवादी चिंतक थे। कौन कैसे चिंतक थे? व्यवहारवादी चिंतक थे, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? इसको भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। महान राजनीतिक, अर्थशास्त्री एवं इतिहासविद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के संदर्भ में कहा, मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। ऑप्शन बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है पहला, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपता और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्यवाही और संगतता से जुड़ा हुआ है।
ऑप्शन डी है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रतात्मक नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। ऑप्शन डी है ये कथन सत्य नहीं है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रात्मक नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का सूत्रपात व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाले डेविड इंस्टन ने किया था। डेविड इंस्टन ने व्यवहारवादी में आई कमियों को दूर करने के लिए ही उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा कि डेविड इंस्टन ने व्यवहारवाद से आई कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वें नंबर। आइसा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी अंत हो ही नहीं सकता। ये पहला लाइन है। अगला ऑप्शन है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उदारवादी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया। ये दो ऑप्शन हो गए। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है आदमी के जिज्ञासु और तर्कसंगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। चौथा ऑप्शन है इन्हें राजनीतिक सिद्धांत अर्थात दर्शन के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, सर आइसा बर्लिन 1909 से 1997 एक रूसी ब्रिटिश सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतवादी और दार्शनिक थे। कैसे? रूसी ब्रिटिश थे, सामाजिक राजनीतिक सिद्धांतवादी और दार्शनिक थे। बर्लिन राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की संकल्पना का खंडन करते हैं। क्या करते हैं? जो बर्लिन थे राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की संकल्पना का खंडन करते हैं। तो इस हिसाब से राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है कि उन्हें राजनीतिक सिद्धांत पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। ठीक है, जब वो जो है राजनीतिक सिद्धांत के जो पतन उसकी संकल्पना का ही खंडन करते हैं, तो ये कथन कैसे सही हो सकता है कि उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए सहकारी उद्यम, कमोबेश, आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की? चार ऑप्शन है रॉबर्ट नोजिक, फ्रेडरिक हाइक, जॉन रॉल्स और कार्ल मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जॉन रॉल्स। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जॉन रॉल्स ने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमोबेश, आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की। किस किस में देखिएगा? सहकारी उद्यम, ठीक, कमोबेश, आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की। अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए जॉन रॉल्स ने अज्ञानता का पर्दा, ये ध्यान रखिएगा, क्या? अज्ञानता का पर्दा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की संकल्पना भी दिया था। ठीक है, अज्ञानता का पर्दा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की संकल्पना भी किसने दिया? जॉन रॉल्स ने दिया। ठीक है, परस्पर फायदे के लिए भी किसने दिया? जॉन रॉल्स ने दिया। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगले के लिए काम आ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आलेख द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? चार ऑप्शन है हमारे पास, जॉन रॉल्स, H.A. हाइक, आर नोजिक और जे हैबरमॉस। अब चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसका ऑप्शन ठीक है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आर नोजिक। ठीक है,
तो जो जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, ये ध्यान रखना कि जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स क्वेश्चन हो गया। हाँ, जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स अमेरिकी दार्शनिक रॉबर्ट नोजिक का लेख है। ये ध्यान रखना और याद कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने क्वेश्चन अगर तुम पढ़ लोगे ठीक से, तो मैं आपसे बताऊं कि वो पूर्णतया तैयार हो गए अगर आपके, तो मैक्सिमम प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो व्याख्या है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने तो ये पढ़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा, रॉबर्ट नोजिक। लेकिन हमें पता क्या चला कि एनार्की स्वेच्छातंत्र स्टेट ऑफ यूटोपिया 1974, नोजिक ने न्याय का अधिकारिता पात्रता का भी सिद्धांत दिया। तो एक स्वेच्छाचार था स्टेट ऑफ यूटोपिया 1974, इसको भी किसने दिया, आर नोजिक ने दिया। दूसरा, नोजिक ने न्याय के अधिकारिता पात्रता का भी सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो दो चीज़ें मिल गई हमको, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनाया उसने तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है? चार ऑप्शन है, एल्सेडेयर, मैकिन्टियर, माइकल सांडेल, माइकल वॉल्जर, फ्रेडरिक हाइक। तो इसमें ऑप्शन टिक लगा हुआ है फ्रेडरिक हाइक, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेडरिक हाइक 1899 टू 1992 उदारवादी चिंतक हैं, जबकि मैकिन्टायर, माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर समुदायवाद के प्रेरणा चिंतक हैं। ठीक है, तो उदारवाद चिंतक कौन थे? फ्रेडरिक हाइक। और समुदायवादक कौन कौन है? मैकिन्टायर, माइकल सैंडल और माइकल वॉल्जर। ठीक है, अगला प्रश्न है 16वां नंबर। ये लोकतंत्र पे प्रश्न आया हुआ है, बहुत शानदार प्रश्न है कि लोकतंत्र के लिए राजनीति समानता अपेक्षित है। ठीक है, सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उसकी नस्ल, लिंग या धर्म कुछ भी हो। तीसरा प्रश्न है, सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार। चौथा है, राजनीति समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है। चार ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है ठीक है? वैसे हमें लगता है ये जो प्रश्न है इसमें वैसे प्रश्न होंगे 1 2 2 4, तो कौन सा लोकतंत्र की विशेषता है? तो पहला भी सही है। अगर हम देखें तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, ये भी ठीक है। दूसरा भी ठीक है कि सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, तीसरा भी ठीक है। अब चौथे वाले में सोच रहे हैं, राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत, ये भी सी बात है, एक व्यक्ति एक ही से एक मत एक मान। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमारे इसमें ठीक हो गए। ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक और ये भी ठीक। तो ऑप्शन कौन सा है? 1 2 3 1 3 4 1 2 3 1 2 3 4, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है भाई साहब, कहाँ गए? इसका डिस्क्रिप्शन है थोड़ा कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जिसका संचालन लोगों ने या उनके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत चारों विकल्प लोकतंत्र की विशेषताओं को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है लेखक और पुस्तक। देखो भैया, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो पुस्तक लेखक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो 2-3 महीने जो बताए हैं आपको, जिसे ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? J.S. मिल की है। अरविंदो की कौन कौन सी रचना है? कर्मयोगी, धर्म, द लाइफ ऑफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, ये सब अरविंदो की रचना है। ठीक है, वैसे जो भीमराव अम्बेडकर के भी बहुत सारे लेख हैं, उनकी भी कुछ रचनाएं हैं, वो भी हैं। तो ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं, किताबें हैं, पूछ सकता है, इसलिए याद रखना ज़रूरी है। दिग्गज पॉलिटिक्स आपने ऊपर ही पूछा, अभी मैंने बात की है। मैं अभी ध्यान करो तो ध्यान ही नहीं होगा कि आपने साथ किसके बारे में पढ़ा था कि जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा है। तो किसने लिखा है? आर नोजिक ने लिखा है। एनार्की आर नोजिक ने लिखा है।
न्याय का अधिकारता या पात्रता का सिद्धांत भी नॉजिक ने दिया है, ठीक है ना, तो इसलिए ज़रूरी है। अब इसमें प्रश्न आ गया, ब्रियाम बेरी लेखक हैं, उनकी पुस्तक का नाम बताओ। सुसन मूलर ऑकिन, इनकी पुस्तक का नाम बताओ। अमृत के सेन, टॉम कॉम्पेबल। अब ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? ब्रियाम बेरी की पुस्तक का नाम है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या है? द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। सुसन मोलर ओकिन की पुस्तक का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। क्या है? जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। ऑप्शन 3, वो सॉरी कौन सा, तीसरे नंबर का। अमृत्य के सेन। अब 2 पुस्तकें बची है, आइडिया ऑफ जस्टिस और जस्टिस। तो अमृत्य के सेन ने दिया था आइडिया ऑफ, कहाँ गया आइडिया ऑफ जस्टिस, और टॉम बेल चौथा गए, ठीक है। तो ब्रियाम बेरी की पुस्तक है द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। सुसन मोलर ओकिन, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 4, उसके बाद दूसरे का 3, 2, 1, ठीक है। 4 3 2 1, ऑप्शन 4 3 2 1 कहीं है क्या? ऑप्शन है, ठीक है। ब्रायन बेरी द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, सुसन मूलर ओकिन जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, अमृत्य के सेन आइडिया ऑफ जस्टिस, और टॉम कैंपेबल, इसको किसने लिखा है? जस्टिस ने लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा, ब्रायन बेरी द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, सुसन मूलर ओकिन जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, अमृत्य के सेन आइडिया ऑफ जस्टिस, टॉम कैंपेबल जस्टिस, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है, यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। अधिशेष मूल्य सिद्धांत पूछ रहा है, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत के बारे में। पहला कहता है कि यह रिकार्डो के सिद्धांतों का विस्तारित रूप है। रिकार्डो के लेखक हैं, कोई रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही, रिकार्डो एक लेखक हैं। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है, ठीक बात है। प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है, एक ये है। उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे, कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान मिले। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं जरा बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4। पहला क्या है? यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। इसका अर्थ ये है कि जो रिकार्डो हैं उन्होंने भी अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है। जो रिकार्डो ने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया वो थोड़े शब्दों में दिया है, लेकिन जो मार्क्स ने उसी सिद्धांत को थोड़ा विस्तारित रूप दे दिया। और दूसरा ऑप्शन कौन सा ठीक था? दूसरा, श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। अगला ऑप्शन कौन सा ठीक है? 4th नंबर, उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे, कामगार को उतनी संख्या के अनुपात में आवश्यक भुगतान होना चाहिए, ठीक है। 1 2 4। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है। गलत, यही तो गलती करती है इसने, तो ऑप्शन ठीक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन 1 2 4, ठीक है। पढ़ लेंगे तो थोड़ा। कार्ल मार्क्स 1818 से 1833 के अधिशेष मूल्य की विशेषताएं हैं। डेविड रिकार्डो 1 2 3 सारे चीज़ें देख लिया आपने। एक महत्वपूर्ण इसमें 3 ध्यान रखिएगा, वो महत्वपूर्ण चीज़ है आपका, क्या है? वो महत्वपूर्ण यह सिद्धांत मार्क्स ने अपनी पुस्तक डास कैपिटल 1867 में दे दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अधिशेष मूल्य सिद्धांत, ये जो है
ये मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल मार्क्स का है जो 1867 में लिखा था। उसने इस सिद्धांत के बारे में वर्णन कर दिया था पहले ही। तो ये ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि मार्क्स की जो पुस्तक है वो कौन सी है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, मार्क्स की पुस्तक है। कब लिखी गई थी, 1867 में। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांतों, मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है। पहला ऑप्शन है सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। पहला, पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवादी के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। अगला, दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। चौथा है क्रांति की रणनीति और दांव पेच में उनका सिद्धांत। चार ऑप्शन आप पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ऊपर कह क्या रहा है कि मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उसमें लेनिन का क्या योगदान रहा। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन हैं, 1 4 1 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन बी 1 3 4 तो गलत कौन सा है, 2। पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा गलत है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार, ये भी ठीक है। क्रांति की रणनीति और दांव पेच का सिद्धांत, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 ये ठीक होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है, कि विचारधारा की विशेषता कौन सी नहीं है। एक राजनीतिक आस्था प्रणाली। राजनीति विचारों के एक कार्यवाही उन्मुख समुच्चय होता है। एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, ये भी ठीक है। वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। भैया यही गलत है भाई, विचारधारा की विशेषता में नहीं करते, ऐसा क्या करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। विचारधारा की विशेषता नहीं होती कि वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों का समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। अर्थात विचारधारा राजनीतिक विचारों, वर्गों, सामाजिक हितों को अपने अंदर समाविष्ट करते हैं और उन्हें व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाए, क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 21 नंबर पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दिए। चार ऑप्शन हैं, ग्रेविल आलमंड, सिगमंड न्यूमैन, राय सी मैग्डिस, वार्ड एम.जी. स्मिथ। इतना ऐसा नाम है कि दिमाग खराब होने लगता है, यादें करने में दिक्कत होती है। तो कौन वाला है, सी ऑप्शन, राय सी मैक्रेडिस और वार्ड। ऑप्शन नंबर ठीक है, सी है। क्या है ऑप्शन नंबर सी, राय सी मैक्रेडिस और वार्ड। इन्होंने क्या दिया, क्या बताया कि तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी। ऑप्शन नंबर सी इसका। हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया ना, कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ज़रूर लिखिएगा, साथ साथ लिखिएगा, चलते जाइएगा लिखते लिखते। एक पूरे पेज पे छोटा छोटा लिखते जाइएगा, फिर बाद में एक पेज आपका तैयार हो जाएगा। सन 2018 में से आप जो पॉइंट लिखोगे ऊपर लिखिएगा सन 2018 राजनीतिक विज्ञान हल या प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नहीं लेना, खाली एक एक लाइन लिखते चले जाना कि मान लो द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1968 किसकी, मैक्रेडिस की प्रमुख रचना है। तो ऐसे लिख लेना एक लाइन, बाद में पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा, इसलिए ज़रूरी है भैया। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के विद्वान आर.सी. मैग्रेडिस और वार्ड ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1968 मैक्रेडिस की प्रमुख रचना है। ये महत्वपूर्ण है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ क्या है, द स्टडी
ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1968। इनकी प्रमुख रचना है, मैक्रेडिस की प्रमुख रचना। आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति का आरंभ आर्थर, ये देखो अब यहाँ पे तुम्हें ये पॉइंट भी लिखना होगा, एक लाइन सफ़ेद पन्ने पे लिखते चले जाना है करके, जो जो पॉइंट इसमें आ रहा है लिखते जाना है। मैक्रेडिस की प्रमुख रचना है कि आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ आर्थर बेंटेल्स के प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 से प्रारंभ होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट 1968 मैक्रेडिस की प्रमुख रचना है। ठीक है, ये 2 लाइन लिख लोगे तैयार हो जाएगा, इसमें 3 प्रश्न तैयार होंगे इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 22 नंबर है क्या? हाँ, द प्रेजिडेंशियल्स रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, अब देखो ये भी महत्वपूर्ण आ गया। द प्रेजिडेंशियल्स रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है जीन ब्लोंडेल, जीन ब्लोंडेल थे। ऑप्शन है द प्रेसिडेंशियल्स रिपब्लिक, ये 2014 की पुस्तक है, जीन ब्लोंडेल हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द कॉम्परेटिव गवर्नमेंट 1969 भी उन्हीं की रचना है। तो 2 किताबें इसमें लिखी हुई हैं। पहला द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक किसकी है? जीन ब्लोंडेल, 2014 की पुस्तक है। एन इंट्रोडक्शन टू द कॉम्परेटिव गवर्नमेंट 1969 भी उन्हीं की रचना है। देखो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया है उससे रिलेटेड जो डिस्क्राइब हुए हैं थोड़े थोड़े से मैटर, तो उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लोगे तो वो टॉपिक तैयार कर लो, ठीक है ना। कि जैसे रूसो ने 2-3 सिद्धांत बताए हैं, अभी मैं अपने पढ़ा, मार्क्स ने सिद्धांत बताया, तो उस सिद्धांत को थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ लो, थोड़ा एग्जेजरेट करके पढ़ लो तो ध्यान में आ जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछेगा तो अभी 2018 है ना, अभी सीरीज शुरू हो रहा है, आगे ऐसे प्रश्न बनाते जाएंगे, क्वेश्चन आता जाएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि मैक्सिमम प्रश्न किस पोर्शन से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, क्या पढ़ना है। अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा ना कितना पढ़ लें, क्या पढ़ लें, अभी इसके बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जीन बोल्डेन, क्या लिखा उन्होंने? द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक 2014 की पुस्तक है। एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट 1969, ये भी उन्हीं की रचना है, ठीक है। 23 नंबर पे प्रश्न है कि नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। क्या है वक्तव्य? तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है, ठीक है। सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व स्थिति परक निर्देश के रूप में की जाती है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये वही वाला है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और दोनों सही परंतु ए की व्याख्या आर नहीं करता है, सॉरी आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी। देखो पहला तो एकदम सही है कि तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को समानता दी गई है। लेकिन सिस्टम के सिद्धांत की आलोचनात्मक यथापूर्व स्थिति परक निर्देश के रूप में की जाती है, ये एकदम गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है उसका, ठीक है। ये दूसरी बात कह रहा है, वो दूसरी बात कह रही है, कह रहा है, ठीक है। अभिकथन ए और तर्क दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। गैब्रियल ऑलमंड के बारे में मैंने पढ़ा है भी शायद, द्वारा निर्धारित हित समूहों को क्रम से व्यवस्थित कर लो भैया, क्रम भी पूछता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है पहला है कि कूट भी दे रखा है, संस्थानिक समूह, गैर सहयोजी समूह, सहयोजी समूह और अप्रत्याशित समूह। ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाली बात है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो इसका प्रश्न भी थोड़ा गड़बड़ है, सॉरी, मतलब कौन सा सही है ये भी शायद ऑप्शन के हिसाब से सही दे नहीं रखा है। गैब्रियल आलमंड ने हित समूहों को संस्थानिक समूह, गैर संस्थानिक समूह, अप्रत्याशित और संयोजित समूह में वर्गीकृत किया। कोई विकल्प सही नहीं होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त ही कर दिया। इसका उत्तर 1 3 4 2 है, 1 3 4 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन निरस्त किया था, हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन में पूछा गया हो या उससे संबंधित प्रश्न आए हों जरूर। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चार्टिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग, फिलाडेल्फिया विषमय, संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर किया जाना। फिर क्या है, मैफ्ला फ्लावर समझौता, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दास्ता उत्सादन, सी गलत है भैया। 1832 का सुधार, ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन, ये भी ठीक है। जो 1832 का सुधार हुआ वो ब्रिटेन की निर्वाचन प्रणाली में सुधार हुआ था, परिवर्तन हुआ था। ठीक है, 1832 सुधार। लेकिन मैफ्लावर समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका में दासता उत्पादन का विषय बता ही नहीं रहा होता है। डेट लिख लेना मैफ्ला फ्लावर समझौता की, क्या है ऑप्शन में होगा, हाँ, मैफ्ला फ्लावर समझौता 11 नवंबर 1620 का है। समझौता जरूर याद कर लेना, ये भी लिख लो हाथ अभी कॉपी में कि मैफ्लावर समझौता, उसी नोट में लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है। और हो सकता है एक समझौतों का भी क्रम पूछ ले। इंग्लैंड व अमेरिका के बीच हुआ था मैफ्लावर समझौता, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच हुआ था 1620 में। यह प्लाईमाउथ कॉलोनी का पहला शासकीय दस्तावेज था। यह मैफ्लावर के पुरुष यात्रियों द्वारा लिखा गया था, जिसमें अलगाववादी, प्यूरिटन्स व साहसी व्यापारी शामिल थे। प्यूरिटन्स इंग्लैंड के किंग जेम्स द्वारा धार्मिक उत्पीड़न में भाग लिए रहते। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक है, सी सही है। आप थोड़ा इसमें ये ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको, ये वाला हिस्सा। ठीक है, मैफ्लावर समझौता। अगला प्रश्न है 26वां है, नीचे अभिकथन ए और आर, ठीक है, ये भी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। पहला प्रश्न ये है। ठीक है, आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने के बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी देश, एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, ये बात तो एकदम ठीक है। आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्ति, ये अलग स्टेटमेंट है, वो अलग स्टेटमेंट है, कहाँ से जुड़ जाएगा। सही दोनों हैं कि स्वतंत्र तो हो गए थे, लेकिन आर्थिक विकास नहीं होने के कारण ये अलग स्टेटमेंट है, इसका अपना अलग वे है। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सही बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए, लेकिन आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूट एंड चेंज, पीटर एच मर्केल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एसपी हंटिंगटन, ये गलत लग रहा है, यही गलत लग रहा है। द मैन ऑन द हॉर्सबैक्स, ये भी ठीक है, सैमुअल फाइनर, एकदम ठीक है। द मैन ऑन हॉर्सबैक, सैमुअल फाइनर। ये और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके पहले भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, तो ये कौन सी है, आरसी मैक्रेडिस। ठीक है, और पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूट एंड चेंज, देखो ये ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूट एंड चेंज ये भी ठीक है। द मैन ऑफ हॉर्सबैक एकदम ठीक है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम आरसी मैक्रेडिस, ये भी ठीक है।
देखो भैया, ये यार याद कर लेना, याद लिख लो इन सब चीज़ों को, क्वेश्चन आ सकता है। दो 4 ऑप्शन से आया, मतलब 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछ ले इनमें से कि द मैन ऑफ हॉर्सबैक किसने लिखा, तो सैमुअल माइकल ने लिखा, बात खत्म। पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये जो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स टुडे, इसको एस.पी. हंटिंगटन नहीं लिखा था, इसको लिखा था एक आमंड है, आमंड पॉवेल, जिसके मैंने पढ़ा ऊपर। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। पॉलिटिकल, हाँ ऑप्शन बी ठीक तो है। पॉलिटिकल कंस्टिट्यूट एंड चेंज, पीटर एच मर्केल, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ये भी गलत है। क्या है इसका, हाँ आमंड पावेल, ये है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी ही सुलिमित नहीं था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, आमंड पावेल। तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, सभी के सामने लिखिएगा, और जो है उसका जो है नाम लिख लीजिएगा। ठीक 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 है, जो भी ठीक होगा। अगला प्रश्न है 28वां। रूसी क्रांति के संबंध में कौन से तत्व सही हैं, तत्व सही हैं पूछा है। तो 4 ऑप्शन आएंगे, उसको पढ़ देना होगा। संशोधन परिवर्तन पहला है, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता था। यह रूसी क्रांति का हिस्सा था क्या। किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही है। मैंने सॉरी गलत बोल दिया, रूसी क्रांति, थोड़ा ध्यान, सॉरी सॉरी सॉरी। संविधान में परिवर्तन किसी क्रांति के संबंध में, ठीक है। एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। राजनीतिक संस्थाओं के रूप में भेद होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन होते हैं। तो कौन सा ठीक है, सभी सही हैं। संविधान में परिवर्तन, ये भी एक क्रांति का हिस्सा होता है। एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित, ये भी क्रांति का हिस्सा होता है। राजनीतिक संस्थाओं के रूप भेद होते हैं, ये भी ठीक बात है, ये भी उसी का हिस्सा था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन, लगातार परिवर्तन, तो ये सारे के सारे होते हैं। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं क्या है, डी 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 डी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। क्रांति मूलतः व्यवस्था के आमूल चूल परिवर्तन को कहते हैं। इसके संविधान में परिवर्तन एक शासक दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन तत्व होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें सब ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न है, हट जा भैया, अगला प्रश्न है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 29वां है, यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। ठीक है, अगला है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है। ठीक है, इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है, ये भी ठीक है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती हैं, शक्ति नहीं प्राप्त करती हैं, नहीं प्राप्त करती हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। तो पहला का ऑप्शन है, यह राष्ट्र की, अरे भैया, पहला ऑप्शन है कि ये राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण में, ये भी ठीक है, सर्वाधिक प्रभावी होते हैं। एकात्मक प्रणाली के बारे में बात हो रही है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्यायोजित की जाती है, ये भी ठीक है। एकल विधि निर्माण निकाय होता है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 चारों ठीक हो जाएंगे। इसमें कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 बी, हाँ बहुत सही, चारों है। एकात्म शासन प्रणाली, आप ये ध्यान रखिएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। लिखने की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ चीज़ें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आने शुरू हो जाती हैं, ठीक है, डेट्स आने शुरू हो गए, किसी की पुस्तक है, वहाँ पे हम लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, रट लेंगे एकदम से, तभी आएगा, तभी पेपर निकलेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी
और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। हम अपने संविधान संशोधन को रट ही नहीं पाते या अमेरिका संविधान संशोधन को पढ़ें। ठीक है, चलो चौथा संशोधन, पांचवा संशोधन, 14वां संशोधन और 16वां संशोधन। तो क्या था इसमें कि विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में हमारे यहाँ जो समीक्षा होती है किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 137 में। और यहाँ पे जो संशोधन हुआ है ये हुआ है इनके 5वें संशोधन में। तो दो कहाँ पे है, हाँ ऑप्शन ए और बी में। तो 5वें में हुआ है और किस में हुआ है, 14वें संशोधन में हुआ है। दो संशोधन में हुआ है, एक तो 5वें और एक 14वें संशोधन में। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए 2 और 3, ठीक है, 5वें और 14वें, किसमें 5वें और 14वें संशोधन में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अमेरिका के संविधान में, जो कि 5वें संशोधन और 14वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए 2 और 3, ठीक है। अमेरिका संविधान के 5वें संशोधन और 14वें संशोधन में विधायिक और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक विधि, अच्छा ये लिया गया है क्या, फ्रांस, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति, स्विट्जरलैंड, सीनेट सभा में राज्यसभा का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका से, या विधि का शासन इंग्लैंड से। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा आजीवन नियुक्ति, ये हो जाएगा आपका सुलेमित नहीं है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये भी यूएसए से ही है। ठीक है, प्रशासनिक विधि फ्रांस, ठीक है। सीनेट सभा में राज्य का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सही है। विधि का शासन इंग्लैंड, ये भी सही है। ये न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड, ये गलत है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं, बी है, बहुत सही। ठीक है, तो यहाँ रखिएगा, ये लिखने वाला विषय है। प्रशासनिक विधि फ्रांस, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका, विधि का शासन इंग्लैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधि विकास के रूप में की। तो 32 का कौन सा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पॉल बैरल, जेम्स एंड कोलमैन, एडवर्ड सील्स और मैक्स वेबर। तो इनमें से कौन सा ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर। इसने प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में बात की। तो राजनीतिक विकास की व्याख्या जो है प्रशासनिक और विधि विकास के बारे में, मैक्स वेबर, ऑप्शन ठीक है। हाँ, मैक्स वेबर ने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की। अब यहाँ पे देखो लिखने वाला पॉइंट आ गया, लिख लेना। वेबर नौकरशाही के 3 प्रकारों, परंपरागत, करिश्माई एवं विधिक। वेबर नौकरशाही के 3 प्रकारों, परंपरागत, जो वेबर थे नौकरशाही के 3 प्रकार, परंपरागत, करिश्माई और विधिक। द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी, मैक्स वेबर की। तो क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि 3 प्रकार की बातें की हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मैक्स वेबर की, परंपरागत, करिश्माई एवं विधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है कूट का है। पहला है, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है। ठीक है, और आम आदमी की सरकार का घोतक है। चलो ये भी ठीक है, ये एक कथन ठीक है इसका। अब तर्क कह रहा है कि
आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। ये ठीक है, ये भी आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है, ये भी ठीक है, लेकिन इसका मेल नहीं खा रहा है। ये अपने वे में सही है, वो अपने वे में सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ही होता है ना। हाँ, क्योंकि बी इसलिए क्योंकि मैंने वैसे कहा दोनों सही होते हैं, एक व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी में होता अक्सर। तो दोनों सही हैं भाई, सही बात है कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और आम आदमी की सरकार का घोतक होता है। तर्क क्या है कि आम धारणा है कि सरकार ज़्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण व प्रबंधन में कार्य करती है। ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन उसका अर्थ अलग है, मतलब तर्क अलग है, तो दोनों ठीक है। तर्क हम इसे पढ़ लेंगे। लोकतंत्र की सामान्य अवधारणा सभी को समान मानती है, जबकि लोकतंत्र की अभिजनवादी अवधारणा आम आदमी को आलसी, उदासीन और गुलाम वृत्ति वाले होते हैं और शासन में भाग लेने में असमर्थ होते हैं, ऐसा मानती है। अतः तर्क कथन की पुष्टि नहीं करता, इसलिए उत्तर बी सही है। तर्क है, कथन की पुष्टि नहीं करता, अतः उत्तर भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न मैक्स वेबर का फिर आ गया। मैक्स वेबर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, 2-3 प्रश्न पूछ चुका है इसमें। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में। मैक्स वेबर के सिद्धांत हैं भैया, सब पढ़ना। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में हम बात करें, कौन सा कथन सही है? तो यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। यह युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत होता है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्रहणीयता है। नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, ये पूछा है ना। हाँ, ठीक तो है, तो दूसरा सही है। ये युक्त विधिक प्राधिकार का ऑप्शन देख लेते हैं क्या है यार, 2, 3, 4, ठीक है, वही सही है। 2, 3, 4 मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में यह कथन सही नहीं है कि नौकरशाही नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण को लोहे का पिंजरा है। अच्छा, पहला गलत है इसका मतलब। हालांकि यह युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इससे मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है एवं लोकतंत्र में इसकी सहज ग्रहणता है। आयोग द्वारा इसका उत्तर को बी माना गया है, 1, 2, 3 माना गया है, जबकि आंसर डी है। ठीक है, फिर आ गई, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन है कि लेखक और कृति, लेखक है कौन? रॉबर्ट डेल। लीगलिटी एंड लेजिस्टिमेसी। अगला है एमएस लिप्सेट, पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशंस एंड ओपोजिशंस। अगला है स्मिटी कार्ल, पॉलिटिकल मैन। रोजर चार्टन, पॉलिटिकल रियलिटीज़ कंपैरेटिव गवर्नमेंट। इसको देख लेते हैं सीधा ही क्या कह रहा है। कह रहा है हाँ, रॉबर्ट डल ने लिखा, देखो इसको पेन कॉपी में तुरंत लिख लेना। रॉबर्ट डल, पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशन, 1971 का है। रॉबर्ट डल ने क्या लिखा है? पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड ओपोजिशंस। और एसन लिप्सेट ने लिखा है पॉलिटिकल मैन, 1960। देखो इन सभी किताबों का क्रम पूछ सकता है, ये क्रम दे, ये जो डेट दे रखा ना, इसका मतलब ये हिंट है, ये कोर्स प्रश्न आ सकते हैं, किताबों के क्रम। ठीक है, अगला है कार्ल स्मिट, तो लीगलिटी एंड लेजिटिमेसी, 1932 का है। और रोजर चार्टन, पॉलिटिकल रियलिटीज़ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, 1986 का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्व काल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्व कार्यकाल के लिए स्थायी शासन व्यवस्था का उपबंध है, पहला अभिकथन तो ये है। ठीक है, ये तो सी है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है, ये भी बात ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन कार्यकाल के बारे में बताया जा रहा है
और ये शक्ति के बारे में बताया जा रहा, दोनों ठीक है लेकिन अलग अलग ठीक है, व्याख्या नहीं है उसका, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला है कि इस्लामिक क्रांति, रूसी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति और एक क्रांति कौन है, अति नैतिक क्रांति। देखो देखो देखो, गौरवपूर्ण क्रांति सी का 3, सी का 3 नहीं है ना। इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना, तो पढ़ते हैं। इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। ईरान में चलाया गया आधुनिकरण विरोधी आंदोलन था। चार्ल्स द्वितीय की ज़्यादातर शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 में क्रांति थी। इंग्लैंड की संवैधानिक सरकार की स्थापना, ठीक है। तो इस्लामिक क्रांति आपका हो जाएगा ईरान में चलाया गया आधुनिकरण विरोधी आंदोलन, ठीक है। इस्लामिक क्रांति का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ईरान में चलाया गया आधुनिकरण विरोधी आंदोलन। रूसी क्रांति, इसका नेतृत्व जो वेल्वेशिक पार्टी द्वारा किया गया था। तो ए का 2 मतलब पहले 2 फिर 1 फिर सी का 4 हो जाएगा। इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना, तो 2 1 4 मतलब 2 1 4 3, ठीक है। ऑप्शन ए है हाँ। इस्लामिक क्रांति क्या है, ईरान में चलाया गया आधुनिकरण विरोधी आंदोलन। रूसी क्रांति पढ़ना जरूरी है, क्रांति पढ़ लेना। रूसी क्रांति, इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। अगला है गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड में संवैधानिक सरकार की स्थापना। अति नैतिक क्रांति, चार्ल्स द्वितीय की यादृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति, ठीक है। अब आधुनिकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे सदृश माना जाता है? पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण, ठीक है, और कौन सा हो गया, यूरोपीयकरण भी है, राष्ट्र राजतंत्र का उदय, चारों ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पश्चिमीकरण है, यूरोपीकरण है, औद्योगिकरण है, राष्ट्र राजतंत्र का उदय। तो 1 2 3 4 तीनों सही हैं, ठीक है, चारों सही हैं। समाजशास्त्री एंथनी गिंड्स के आधुनिकरण को यूरोपीयकरण, राजतंत्र का उदय एवं औद्योगिकरण तथा पश्चिमीकरण का सदृश माना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। मीडिया के अभिकरण औद्योगिक के कॉरपोरेट समूहों में नियंत्रण में रहते हैं। अच्छा, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो पहला क्या है, समकालिक लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई, ठीक है, पहला सही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई, हाँ ये भी ठीक है। तीसरा है कि मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है, ये गलत है, नहीं रहती है वो। चौथा सीख है, औद्योगिकरण और कॉरपोरेट समूहों के नियंत्रण में रहती है, ये भी ठीक है। तो 1 2 4 ऑप्शन डी बहुत सही। मीडिया के संबंध में यह कथन सही नहीं है कि मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। आज कई राजनीतिक दलें और प्रभावशाली शख्सियतों के समर्थक मीडिया समूह होते हैं, अन्य विकल्प सही हैं। लेखक और अवधारणा, ये भी लिख लेना भैया अवधारणाओं के बारे में। पहला लेखक है डाइसी, अप्रत्याशित हित समूह। एपी हंटिंगटन, न्यायिक समीक्षा। आलमंड्स, राजनीतिक क्षय। और मेवरी बनाम मेडिसन, विधि का शासन। देखो हमने भी आलमंड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आलमंड ने बात की थी अप्रत्याशित हित समूह के बारे में, सी का 1, ठीक है। डाइसी ने विधि के शासन के बारे में बात की, तो ए का 4, स्टार्टिंग 4 से होना है, सी का 1 है। एसपी हंटन ने किसके बारे में बात की थी?
एसपी हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षय के बारे में बात की थी, ठीक है। एसपी हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षय। तो डाइसी का 4, डाइसी का विधि का प्रशासन, ए का 4, बी का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 न्यायिक समीक्षा। हाँ ठीक है, 4 3 1 2। डाइसी ने विधि के शासन के बारे में बात की, एसपी हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षय, आलमंड अप्रत्याशित हित समूह। ये सिद्धांत हैं सभी के, सिद्धांत हैं, अवधारणा जिसको बोलते हैं, अवधारणा है, लिख लेना कि डाइसी की अवधारणा क्या थी, विधि के शासन था। एसपी हंटिंगटन किसके बारे में बात, अवधारणा क्या थी, राजनीतिक क्षय था। आलमंड अप्रत्याशित हित समूह था। मैवरी बनाम मेडिसिन न्यायिक समीक्षा थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है। ये देखो क्वेश्चन आ गया, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विशेषता नहीं है, पहला है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, एकदम ठीक है, एकदम ही ठीक है। अगला है विधानमंडल में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, एकदम गलत है, ये एकदम गलत है, मतलब यही विशेषता नहीं थी। हो सकता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार हो रखा होगा बल्कि उसे बढ़ाया जाएगा, ये भी ठीक है, उसकी विशेषता थी। प्रांतों और इंपीरियल विधानमंडलों दोनों के लिए निर्वाचन को बढ़ा देगी, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यही विशेषता नहीं थी, ऑप्शन बी है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता यह नहीं है कि विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा और उसका मंत्रियों पर नियंत्रण होगा, ऑप्शन बी गलत होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया। स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया। तो मारिक जोन्स, ऑप्शन सी, हाँ मारिक जोन्स भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उपरांत। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क अपनाया किसने, मॉरिक जोन्स ने। ये ध्यान देना, इंडिया एट द बिगिनिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मॉरिक जोन्स की प्रसिद्ध कृति है, ठीक है, क्या है, मॉरिक जोन्स की प्रसिद्ध कृति है द एंड ऑफ द बिगिनिंग 1965। किसकी कृति है, मॉरिस जोन्स की कृति है, द एंड ऑफ द बिगिनिंग 1965 की, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा सही है। इसे संविधान द्वारा संरक्षित और परिवर्तनीय किया गया है, ऑप्शन जो है ए, एकदम ठीक है। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, एकदम गलत है, सामान्य नहीं विशेष द्वारा, और विधानमंडल में नहीं, इसको लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली इसको कह सकते हैं संसद से पारित कराना पड़ेगा। तीसरा है उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय भारतीय मूल अधिकारों का रक्षा करता है और अभिभावक है। सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को संविधान के द्वारा संरक्षित और परिवर्तित किया गया है, जबकि उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का अभिभावक है। संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मौलिक अधिकार पढ़ लेना सब लोग, ठीक है, एक टॉपिक ध्यान होता चला जा रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। ये फिर आ गया अवधारणा और संबंधित व्यक्ति, उसके पहले वाले में भी अवधारणा था और संबंधित व्यक्ति था, जैसे डाइसी के बारे में पूछा था, विधि के शासन था, एसपी हंटिंगटन था, राजनीतिक क्षय के बारे में, आलमंड अप्रत्याशित हित समूह। तो अवधारणा लिख लेना, ये भी अवधारणा लिख लेना, तुम्हारे 10-4 अवधारणा तैयार हो जाएंगी, देख लोगे, क्वेश्चन टिक कर दोगे, सही चला जाओगे, 4-5 नंबर मिल जाएगा, प्रोफेसर बन जाओगे। पहले कुछ दिन पीएचडी करोगे, पीएचडी के 37,000 रुपये पाओगे, तो पढ़ लेना, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। मृदुराज, अतुल कोहली, अभाव की राजनीति, सुब्रत के मित्र, सहनशीलता का संकट,
गुरनार मंडल और विवादास्पद लोकतंत्र। तो इसके बारे में मृदु राज्य ए का जो है आपका हो जाएगा गुन्नार मेडल मृदु राज्य। अभाव की राजनीति मायरन वाइनर हो जाएगा। सहनशीलता का संकट अतुल कोहली, ये ध्यान रखना, अतुल कोहली ने सहनशीलता के संकट के बारे में बात की। विवादास्पद लोकतंत्र एक ही बचा है, सुब्रत के मित्र, इसका मतलब ए का 3 गुरनार मंडल, बी का 4 मायरन वाइनर, सी का 1 अतुल कोहली। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2 ऑप्शन है। ठीक है, मृदु राज्य गुन्नार मेडल, अभाव की राजनीति मायनर वाइनर, सहनशीलता का संकट अतुल कोहली और विवादास्पद लोकतंत्र सुब्रत के मित्र। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये ठीक है एकदम। विधेयक विशेष बहुमत 2/3 उपस्थित एवं मतदान में भाग लिया गया कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा अवश्य पारित होना चाहिए, एकदम ठीक है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित एवं अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। ये जो लिखा है सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक, देखो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, ठीक है। साधारण विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक प्रावधान है, लेकिन ये विशेष बहुमत होते हैं। विशेष विधेयक जो अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं की जाती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधनों के बारे में यह सही नहीं है कि सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। साधारण विधेयक के संदर्भ में अगर बात करें तो संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों उनके कालानुक्रम के अनुसार रखें और उनसे नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताओ। ये भी प्रश्न पूछता है, इतना कौन याद रखेगा यार। चलो, KR नारायणन, R वेंकटरमन, प्रतिभा पाटिल, APJ अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा, याद कर लेना भैया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा R वेंकटरमन सबसे पुराने हैं, प्रतिभा पाटिल। देखो इसमें याद नहीं करना है, दिमाग लगाना है। कालानुक्रम पूछा है, सबसे बात का तुम्हें क्या लगता है? तुम जिंदा रहे हुए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही है ना। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद कौन रहा है? प्रणब मुखर्जी के बाद कौन रहा है? तो सबसे इनमें से आखिरी कौन दिख रहा है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ना पहले वाले में, ना दूसरे वाले में, ना तीसरे वाले में, कहाँ पे हैं भैया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल चौथे वाले में। अब अब्दुल कलाम कहाँ आ जाएंगे? शंकर दयाल जिंदा थे तुम जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे? तो हो सकता है भाई नेट का एग्ज़ाम में तो जिंदा हो सकते हो ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रिसेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2007 से 2012 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं। अब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के पहले 2002 से 2007 तक अब्दुल कलाम रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है मसला। हाँ, ये देखो, R वेंकटरमन 1987 से 1992 में रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 में। KR नारायणन 1997 से 2002। APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012। तो सबको पता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सबसे बात की हैं, वही ठीक है, ठीक है ना। अगला है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त होने या आकस्मिकता के लिए प्रावधान करता है?
तो आकस्मिकता के लिए प्रावधान अनुच्छेद 70 के बारे में ये वर्णन किया गया है। अब आप अनुच्छेद 123 भी पढ़ लेना, अनुच्छेद 72 भी पढ़ लेना, अनुच्छेद 58 भी पढ़ ही लेना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 70 संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे। ये कौन से बारे में बताया गया? अनुच्छेद 70 में, ठीक है, बारे में बात कर रहा है। अगला है, या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1989 में भारत में मंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया है। ये किसने कहा? तो इसको जेम्स मेनर ने बताया है। क्या कहा? या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रधानमंत्री द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1989 में भारत में मंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया है। ऑप्शन सी। इनके कुछ देख लेना, कॉपी पेन उठा लेना लिखने के लिए। जेम्स मेनर का कथन है कि या तो मार्गरेट थैचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया है। किसने कहा? जेम्स मेनर ने। डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशंस इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका 1998, ये किसका है? जेम्स मेनर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया एंड अफ्रीका। रिथिंकिंग दिस वर्ड पॉलिटिक्स 1991 का है, जेम्स मेनर का। पॉलिटिक्स एंड द स्टेट सोसाइटी रिलेशन इन इंडिया 2017 उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसमें लिखा है आदि, आदि मतलब और भी पुस्तकें हैं, तो ठीक है, ये देख लेना। डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन साउथ एशिया एंड अफ्रीका, रिथिंकिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1991, स्टेट सोसाइटी रिलेशन इन इंडिया आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। 49, निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप के रूप में मानते हैं? एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था। तो किसने माना है? माधव खोसला, अनंत पद्मनाभन ने। माधव खोसला, अनंत पद्मनाभन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व स्वरूप मानते हैं। एक विधिक संस्था, दूसरा लोक संस्था, ठीक है। दोहरा व्यक्ति कौन मानते हैं? माधव खोसला, अनंत पद्मनाभन। और ये रहा इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। वैसे इसमें 100 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन पहले सीरीज में, 50 क्वेश्चन बाद के सीरीज में, ठीक है। तो ये आज का अगला आखिरी क्वेश्चन है, कौन भारत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का एक प्रभावी कवच कहते हैं? ये प्रश्न आप सभी के लिए है, इसको आप पढ़िएगा, इसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। और एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिसने इसके बारे में बोला है उनकी एक प्रमुख रचना भी है। रचना मैं बोल रहा हूँ, उसको आप देखेंगे तो इसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से जिसका ये आंसर है, उनकी एक रचना है एक्सप्लेनिंग इंडिया डेमोक्रेसी अ 50 ईयर पर्सपेक्टिव, उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आप इसको डालेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा आपको, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमने पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उनके साथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी समझी है। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगली क्लास में हम इसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे, 51 से लेकर 100वां क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, इसलिए प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल लर्न विद PDF सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके डाउट्स या सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रैक्टिस ही सक्सेस की है, लगे रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे।